तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत फुटबॉल यूनियन हेडक्वार्टर के टीम मेंबर्स की मीटिंग से होती है, जहां पे एंड्री नाम की एक न्यू फीमेल मेंबर जापान टीम के फुटबॉल रिजल्ट्स पे नजर दौड़ाने के बाद वो काफी ज्यादा फिक्रमंद होकर कहने लगती है, अगर इस तरह से हालात चलते गए तो जापान तो 100 सालों में भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। पर हालांकि फुटबॉल यूनियन का सुपरवाइजर बिना फिक्रमंदी के कहने लगता, हमें इन चीजों से क्या ही मतलब है जब तक हमारे पैसे बन रहे हैं। आखिर सॉकर भी तो किस बला का नाम है, सॉकर का नाम ही हमारे लिए एक बिजनेस है। मिसेस एंड्री मत बताओ मुझे क्या आपको वाकई में लगता है कि जापान कभी वर्ल्ड कप जीत भी पाएगा। तो एंड्री गुस्से से कहने लगती है, और पैसों के मनहूस पुजारी, खुदा गवाह है, सारी सी बात है, ये मेरे दिल की गहरी ख्वाहिश है। फुटबॉल टीम का सुपर एडवाइजर फिर से कहने लगता है, तो ठीक है फिर अगर तुम्हारे पास कोई वाकई में प्लान है तो फिर उससे काम मिला, पर मेरी ये बात भी ध्यान में रखना, अगर ये काम ना करे तो तुम्हें तो पता है किसके सर पे जूती पड़ती है। ये बात सुनने के बाद एंड्री काफी ज्यादा जज्बात से कहने लगती है, मुझे पता है अगर ये कोई कर भी सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ही है जो कि इस तरह से प्लेयर को तैयार करेगा जिसके कारण वो वाकई में फुटबॉल की दुनिया में जापान के नाम से तहंका मचा देंगे। और यही वो वाहिद शख्स है जिसका नाम है ईगो जिनपाची। शख्स के बारे में जिक्र करते करते सीन पिलुलो के एरिना में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सागी ने किरा का फुटबॉल करियर एक ही सेकंड में खत्म कर दिया होता। किरा काफी परेशानी से हिचकिचाते हुए पूछने लगता, सागी ये तुमने क्या कर डाला, यहाँ पे क्या हुआ। सागी भी इसके जवाब में काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगता, मुझे माफ कर दो, बॉल बस मेरी तरफ आई और पता नहीं अचानक से। ये सुनने के बाद केरा इसागी पे चिल्लाने को ही जा रहा होता है कि फिर तभी ईगो जिनपाची तालियां बजाते हुए और एक बिजार तरीके से केरा से कहने लगता है, केरा रयोसोके तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सुनने के बाद इसागी तो थोड़ी देर हैंग हो जाता और फिर वो खड़े होके कहने लगता, ये नामुमकिन है, मेरा करियर यूं खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक बेकार गेम के कारण। तुम कहना चाह रहे हो वो क्रीपी सा बंदा और इस सागी मुझसे ज्यादा बेहतर है। आखिर इस स्टूपिड गेम का फुटबॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ईगो जिनपाची आगे से उतने ही कामली उसका जवाब देता, यहाँ पे इस ब्लू लॉग में हर चीज का फुटबॉल से लेना देना है। यहाँ तक इस वक्त जिस रूम में तुम मौजूद हो, ये पूरा का पूरा रूम भी पेनल्टी एरिया की तरह है, और इन स्पेस में होने के बावजूद भी अगर तुम गोल ना कर पाओ तो स्ट्राइकर होने के नाते तुम्हारे पास सारा भी कोई टैलेंट नहीं है। और इतना कुछ सुनने के बावजूद भी किरा मजीद बहस करते हुए कहने लगता है, चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर टैग का सॉकर के साथ क्या ताल्लुक है। इसके जवाब में ईगो जिनपाची उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, सपोज तुम इस सागी से जब भाग रहे थे, तुम्हें अपने और दूसरे के बीच में इंटरपर्सनल स्पेस, स्ट्रेटजी और एक अच्छी पोजीशन के बारे में तो मालूम होनी चाहिए। और सपोज अगर तुम लोगों को टैग कर रहे थे, फिर तुम्हारा निशाना और तुम्हारी किक, ये सारी की सारी चीजें प्रिसाइज होनी चाहिए। यही वजह से आज तुम लोग ये टैग गेम खेले थे, ताकि तुम लोग ये सारी की सारी चीजें समझ सको। आखिर इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बावजूद भी, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी खिरा मजीद एक्सक्यूज बनाते हुए कहने लगता, तो बताओ मुझे 2 मिनट में तुम किस तरह इतना बड़ा फैसला मेरे बारे में कर सकते हो। तुम मुझे जानते तक नहीं हो, और जब तक एक फुटबॉल गेम की बात है वो 90 मिनट्स की होती है। तो ईगो जिनपाची इस पे भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहने लगता है, 90 मिनट में 11 बंदे तुम्हारी टीम में होते हैं और 11 बंदे अपोजिंग टीम में होते हैं। फिर भी यार हर एक प्लेयर के हाथ में बॉल की एवरेज टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 136 सेकंड्स तक ही है। फिर आगे से केरा कहने लगता है, तो फिर मुझे बताओ आखिर लास्ट 10 सेकंड में बंदा क्या ही कर सकता है। सुन के ईगो जिनपाची अपना सवाल करते हुए कहने लगता, तो फिर बताओ मुझे, क्या यही बहाना तुम तब भी बनाते जब तुम मैच के दौरान में होते। चलो मिसाल के तौर पे तुम्हारे मुंह पे बॉल लगती है, लगने के बाद ठीक तुम्हारे पास अभी भी 1 सेकंड है। अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा हो, अगर तुम पूरे तरीके से तैयार होते, तुम एनी मौके पे किक करके अपने साथ वाले पे टैग कर सकते थे। यही मिसाल एक असली फुटबॉल गेम में भी ली जा सकती है। हमारा टीममेट पास करते करते वो बॉल सीधा जा लगती है और तुम्हारे पास टाइम खत्म होने को जा रहा है। तुम्हारे साथ सॉकर बॉल लगने के साथ इसका ये मतलब हरगिज नहीं है तुम आखिरी मौके पे हार मान लो। और ऐसा स्ट्राइकर होने के भी नाते तुम्हारे कंधों पे वो बोझ है, तुम्हारे कंधों पे वो जिम्मेदारी है कि तुम आखिरी सेकंड्स तक खेलो। और यही स्ट्राइकर होने का भी मतलब है, जबकि उधर ही दूसरी ओर इस सागी
उसने अपने से कम रैंक को छोड़ के अपने से हायर रैंक को टैग करने की कोशिश की। तरी दूसरी और क्रीपी का है जिसका नाम बशिरा मिगुरु, उसने भी बल्कि खुद इसागी से बॉल छीन लिया और अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट को टारगेट किया। अपने कॉमन सेंस जैसी चीज को गोली मार डाला अपने सामने और अपने पीठ पीछे। और मेरे लिहाज से तो यही एक असली स्ट्राइकर है जिनकी मुझे तलाश थी। इनमें ही वो गरूर सा है जिसकी मुझे तलाश थी। और अगर तुम यहाँ पे नाकाम हो अपने भागने की वजह से, केरा रयोसुके, आई हियर बाय डिस्क्वालिफाइड यू। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद, आखिर इतना जलील होने के बाद, आखिर अपने ख्वाबों को यूं टूटता देख के केरा क्रीपी गाय का जोर जोर से नाम चिल्लाने लगता। फिर इसके बाद केरा अपने कातलाना आंखों से, अपने कातलाना चेहरा से इसागी को घूरने लगता। यूं ही आखिर इतना तमाशा करने के बाद इसागी चुपचाप वहां से फिर चला जाता। तो यार उसके जाने के बाद इसागी खुद भी अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा परेशान होता कि आखिर बॉल जब उसकी तरफ बढ़ रही थी, आखिर उससे क्या हुआ। वो जुनून जज्बा इसागी के सर पे कहां से टूट पड़ा। उसने केरा का करियर एक ही झटके में खत्म कर डाला। फिर इसी तरह परेशान काफी सवालों से भरा हुआ चेहरा लेके इसागी क्रीपी गाय बशिरा मिगुरु के पास आके सवाल पूछता, आखिर तुमने मुझे क्यों पास किया? अगर क्या होता मैं लात ही ना मारता, तुम्हारा भी तो करियर खत्म हो सकता था। जबकि बशिरा मिगुरु मुस्कुराते हुए इसके जवाब में कहने लगता, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा था कि तुम लात मार के ही रहोगे। खैर यार वहीं पे मौजूद इगाराशी जिसके पैर पे मोच आई होती है, वो खुद से बातें करते हुए कहने लगता है, अगर ऐसी बेकार चीजें मेरे साथ तो होती रही तो मेरी गेम तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसकी ये बात सुनने के बाद ईगो जिम्पाची भी कहने लगता, वैसे तुम्हारी बात ठीक है, जितने भी स्ट्राइकर्स को तुम अपनी आंखों से देखते हो वो इसी तरह अपने करियर को दांव पे लगा के खेल होते हैं। तो बताओ मुझे कैसा लगा आज तुम लोगों ने पहली बार अपने करियर को दांव पे लगा के खेला। क्या उसने तुम्हें डरा दिया? क्या उसने तुम्हें एक्साइटेड कर दिया? जो भी यार, पर इस सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखा क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है ब्लू लॉक में। तुम लोग इससे अपने दिमागों में बिठा डालो और जितनी बार भी तुम लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजरोगे और जितनी बार भी ये डर, ये खौफ, ये एक्साइटमेंट, ये सेंसेशन तुम लोग फील करोगे, उतनी ही बार तुम्हारी ईगो बढ़ती चली जाएगी। और डायमंड इन द रफ, मेरी ये बातें अपने दिमागों में बिठा लो। क्या हुआ, अपने आप को जंजीरों में गिरव पाया? फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ शुरुआत है ब्लू लॉक की। फिलहाल तो तुम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोगों ने ब्लू लॉक के एडमिशन एग्जाम को पास कर डाला। तो यार इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लू लॉक के तीसरे दिन में दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेनिंग रूम में सारे लोग टीम जेड अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर रही होती है। वहीं पे इसागी, इगाराशी और टीम सेट का एक और मेंबर जिसका नाम राइची जिंगो होता है। तो यार इन तीनों का आपस में रनिंग टेस्ट चल रहा होता है। फिर इसके ठीक बाद इसागी और क्वान के बीच में जंपिंग टेस्ट होता है। इसी में हमें ये भी दिखाया जाता है रैंक के बिना पे उनको उनके लिहाज से खाना मिला होता है। तो इसका मतलब जिनका रैंक हायर है उनको कुछ ज्यादा ही डिलीशियस खाने को मिलता है। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते इनके तीसरे दिन की भी रात इनके सरों पे टूट आती। हम देख पाते हैं लगभग तो सारे लोग गौरे बेच के सो रहे होते हैं सिवाय सागी के। सागी ये विटनेस करने के बाद कि आज लोग उससे कितने बेहतर है, सागी फोन से उठ बैठता और खुद से कहता, मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। ये वजह से वो अपने रूम को जैसे जैसे छोड़ के जा रहा होता है वो अपने दिल में मजीद बोलता, यहाँ पे हर एक बंदा कितना ज्यादा बेहतर है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि मैं हराऊंगा कैसे। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो जरूर लॉक ऑफ हो जाऊंगा। एक तरफ तो वो गहरी सोच में होता है कि उसी लम्हे में अचानक से सॉकर बॉल उड़ता हुआ आके सीधा इस सागी को जा लगता। बेसिकली हमें बाद में पता चलता है ये बॉल असल में बशिरा मिगुरु ने इस सागी की तरफ फेंकी होती है। बशिरा मिगुरु यहाँ पे सागी से कहता, अगर तुम सो नहीं पा रहे तो क्यों ना फिर हम ट्रेनिंग ही कर ले। दूसरा सीन टीम सेट के ट्रेनिंग एरिना पे शिफ्ट होता है। वहाँ पे सागी एक बार फिर से उससे पहला वाला ही सवाल पूछता, बशिरा तुमने जैसे तैसे सॉकर बॉल को मेरी तरफ पास किया था, तुम्हें कैसे पता था कि मैं किरा की तरफ उसे जरूर लात मारूंगा? सुन के बशिरा मिगुरु थोड़ी देर तो सोचने लगता और फिर वो कुछ ज्यादा ही क्रीपीनेस से बोलने लगता, क्योंकि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है। ये कहते हुए बशिरा मिगुरु एक गहरी सोच में चला जाता जहाँ पे हम उसे फुटबॉल एरिना में एक गजब किस्म के इंटेंस बैटल में देखते हैं। बशिरा मिगुरु लोगों के बीच में से सॉकर बॉल को निकाल के आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। वहीं पे करीब में पास में मौजूद उसका टीममेट चिल्ला रहा होता है कि मेरी तरफ भी पास करो। हालांकि ये देख के बशिरा मिगुरु अपने मन ही मन में उधर कहता, तुम काफी स्लो हो,
इस तरीके से मॉन्स्टर को नहीं हराया जा सकता। और फिर तभी हम देखते हैं उसके अपोजिंग टीम उससे पकड़ के जबरदस्ती दूसरा बंदा उससे बॉल ले लेता, जिस वजह से अब बशीरा मिगुरू जमीन पे गिरा होता। पर बस बशीरा मिगुरू के नजरें उठाने की ही देर थी कि वो अपने सामने वो काली सी परछाई पाता, जो कि उसकी तरफ धीरे धीरे हाथ बढ़ा रही होती है, उसे खड़े होने में मदद दे रही होती है, उसमें वो जज्बात दे रही होती है, उसके अंदर वो नशा पैदा कर रही होती है, उसके अंदर वो भड़कते हुए शोलों को मजीद आग दे रही होती है। और इससे ही तो कहते हैं इंटेंसिटी। जब भी मैं सॉकर खेलने लगता हूँ वो मुझसे आके बात करता है, मेरे दिमाग में घुस के मुझे कहने लगता है कि और कॉल करो। तना दोनों के दोनों आपस में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और साथ साथ बशीरा मिगुरू उससे मजीद उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। यूं ही बशीरा मिगुरू इसागी से मजीद बोलता, पता है उस दौरान मास्टर ने मुझे क्या कहा था? उसने कहा था ये बॉल फौरन से सागी के हवाले कर डालो। उसने मुझे कहा उसके भी सीने में वो मॉन्स्टर सा धंसा हुआ है। खैर यार, उसकी ज्यादातर बातें इसागी को समझ में ना थी, पर उसे एक बात जरूर याद आती है। जब बॉल इसागी के चेहरे के करीब आ गया था, उस दौरान बस उसके सर पे वो जुनून सा सवार था। जैसे जैसे मैंने किक किया, अनजाने में जैसे कि वो मैं था ही नहीं। और यार, एक बार सिर्फ उसकी झलक से ही, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचने से ही इस सागी के सर पे वो इंटेंसिटी सी सवार हो जाती। इस सागी भड़कते हुए शोले से खुद से कहने लगता, मैं इस मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता हूँ और शायद इसके कारण ही मैं ब्लू लॉक में सरवाइव भी कर पाऊँ। बशीरा मिगुरू यहाँ भी उससे ये भी कहता है, मेसी, रोनाल्डो, यहाँ तक हमारे अपने नोवा में भी हर एक के सीने में वो मॉन्स्टर सा दसा हुआ है, वो एक काली सी परछाई। तुम जितने भी गजब किस्म के प्लेयर्स देखते हो उनके सीने में वो मौजूद होगा और वही उन्हें इंटेंसिटी देती है। और यही चीज तो तुम्हें साबित करती है कि तुम एक स्ट्राइकर हो। खैर यार, ऐसा तो ज्यादा से ज्यादा मैं ही सोचता हूँ। तो इस आगे मुझे काफी खुशी है मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मैं तुमसे मिल पाया। चलो इस आगे अब दोबारा से कोशिश करते हैं। इस आगे उसके थोड़ी दूरी पे ही खड़ा उसकी तरफ घूर रहा था, पर उसको उसकी बातों की जरा भी समझ में ना आती। सागी खुद से कहने लगता, इसकी बातों की मुझे समझ में नहीं आ रही, पर इसकी बातें मुझ में वो हिम्मत सी पैदा कर रही है। ये कहते हुए अब इस सागी भी पागलों की तरह सॉकर बॉल पे टूट पड़ता, जिस पर वक्त पे बशीरा मिगुरू सॉकर बॉल को एनी मौके पे उसकी पहुंच से दूर कर डालता। इसी बीच में अनाउंसमेंट होने लगती है कि सारे लोग अपने अपने रूम में वापस लौट के चले जाए, कि सभी के सभी प्लेयर्स के रैंक्स अब अपडेट होने को जा रहे हैं। हम देख पाते हैं इस सागी का रैंक अब 299 से सीधा 274 पे जंप मारता है। इसी तरह बाकी सबका भी रैंक बढ़ता है और इगाराशी अभी भी इस सागी से एक रैंक ही पीछे होता है। जिन सब के बाद रूम सेट में काफी लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट और खाने पीने की चीजें वगैरह काफी ज्यादा फजूल है। कोई को भी इसके जवाब में कहता है, सारी सी बात है क्योंकि तुम लोगों का रैंक भी तो इसी तरह फजूल ही है। ब्लू लॉक में यहाँ पे 25 टीमें हैं, बी से लेके जेड तक। ब्लू लॉक में हर बिल्डिंग में 5 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ब्लू लॉक की स्टार्टिंग में 300 बंदे आए थे और हर एक टीम में से एक बंदे की आउट हो जाने की वजह से 25 प्लेयर राउंड 1 में ही निकाल दिए गए हैं। इसका मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ 275 मेंबर्स ही बाकी है। सुनने के बाद इगाराशी को अभी जाके मालूम पड़ता है कि हाँ यार, उसका रैंक दरअसल अभी भी लास्ट ही है। अगर उसका रैंक 299 से 275 पे गया भी, क्योंकि दरअसल 25 प्लेयर्स को निकाल दिया गया है और वो अभी भी ब्लू लॉक में वही वाइट शख्स है जो कि सबसे लास्ट पे है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि पूरी टीम जेड ब्लू लॉक में सबसे कम दर्जे की टीम है। ईगो ने यह भी बताता है कि अगर तुम्हारा रैंक अच्छा हो तो तुम्हारे रहने सहने की जगह, तुम्हारे घूमने शुमने की जगह तुम्हारे रैंक पे ही डिपेंड करती है। तो हाँ यार, इसी बीच में सीन यूनियन फुटबॉल क्लब के हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक अनजान शख्स वर्ल्ड टॉप 11 प्लेयर रैंक को कहने लगता है, आप वैसे भी तो जापान से ही है, तो क्यों ना आप जापान की अपनी नेशनल टीम के लिए खेले। टॉप 11 प्लेयर जिसका नाम इतोशी साई होता है, और यह सुन के वो फौरन से इनकार कर डालता है, क्योंकि फुटबॉल के नाम से जापान बेसिकली एक जलालत होती है और उधर ही इताशी साई का नाम जगह जगह पे फैला हुआ है। यही वजह से वो फौरन से इनकार कर डालता। पहली रीजन, अगर वो जापान आया भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना पासवर्ड रिन्यू करवाने आया है। अब जब इतोशी साई वहां से जाने ही लगता है, जाते जाते फिर उसकी नजर तभी ब्लू लॉक के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पड़ती है। यहाँ पे एंड्री मीडिया में सामने आके फर्स्ट टाइम ब्लू लॉक की इंट्रोडक्शन मीडिया के सामने पेश करते हुए कहने लगती है। यहाँ पे एंड्री जोर जोर से अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती है, जापान के सॉकर फ्यूचर को सामने रखते हुए ये जापानीज सॉकर के लिए एक नया स्टेज होने को जा रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनल सॉकर का तो इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है, हम तो ख्वाब देखना ही भूल गए हैं। असल में यहाँ पे बात की जा रही है हमारे नौजवानों की, जो कि ये सब कुछ इतोशी साई अपनी आंखों से देख रहा था, अपने कानों से सुन रहा होता, अपने दिमाग से समझ रहा होता और अपने दिल से एक नई लगन ढूंढ निकालता।
खैर यार, मिस हेनरी मजीद कहने लगती है, अगर तुम सबके दिलों में आज भी वो ख्वाहिश है, वो वर्ल्ड कप को पाने की ख्वाहिश है। तरफ तो मिस हेनरी बोली होती और दूसरी ओर ईगो जिम्पाची भी, गरूर से भरा हुआ शख्स भी लोग के तमाम मेंबर्स को ये कह रहा होता। और इसके आगे से फिर वो मजीद बोलता, क्या तुम लोगों में अभी भी हिम्मत है लड़ने की? इसी तरह ईगो जिम्पाची और मिस हेनरी अपनी अपनी जगह पे बैठ के दोनों के दोनों एक साथ ही ये कहते हैं, तुम्हारी सारी की सारी ख्वाहिशात सॉकर को लेके तुम यहाँ पे बिल्ली लॉग में पूरी कर सकते हो। तो हाँ यार, इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे खत्म होती है। ये सब सुनने के बाद कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर एक शख्स बड़क उठता, तुम क्या अपने नए टैलेंट्स को आप इतनी जलालत के साथ ट्रीट करोगे? सबके बाद इतोशी साई का मैनेजर तोशी से कहने लगता है, आपकी स्पेन की फ्लाइट का वक्त हो चुका है सर। पर इतोशी उससे फौरन से कहता, इसी वक्त उसे कैंसिल कर डालो। हालांकि इतोशी साई मिस हेनरी की ये सारी की सारी बातें सुन के बिल्ली लॉग से काफी ज्यादा उम्मीदें लगा बैठा होता और वो कहता, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि बिल्ली लॉग किस तरह का बेवकूफ और गरूर से बड़े हुए एथलीट को पैदा करने को जा रहे हैं। कि ये बोलने की ही देर थी कि यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।